गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले 1919 का एक्ट। 1919 का एक्ट क्या बात कहता है और 1919 का जो एक्ट है वो किस तरह से भारत के संवैधानिक विकास में सहायक हुआ है। तो हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं 1919 के एक्ट से। कल तक हम लोग यहीं पर थे, उसके आगे की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द 1919 एक्ट। 1919 एक्ट क्या कहता है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भारत के संवैधानिक विकास को देखें तो भारत के संवैधानिक विकास में 1919 का जो एक्ट है वह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव लेके आता है। वह महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है? वह भारत का जो एक संवैधानिक विकास होता है उस संवैधानिक विकास में 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है यह हम समझने की कोशिश सबसे पहले करते हैं। तो लेट्स सी द 1919 एक्ट। 1919 एक्ट को अगर आप देखें तो दो तीन चीज आपको बहुत साफ दिखाई देगी 1919 एक्ट में। इसमें क्या है कि यह जो द्वैध शासन की परंपरा है, 1919 के एक्ट में द्वैध शासन सबसे पहली बार सामने आता है। तो पहली चीज क्या है? द्वैध शासन। 1919 के एक्ट में द्वैध शासन सबसे पहली चीज है जो हमको सामने दिखाई देती है। तो लेट्स स्टार्ट 1919 एक्ट, हाउ इट इज गोइंग अहेड। लेट्स सी द 1919 एक्ट। आप लोगों ने निश्चित रूप से 1919 के बारे में सुना होगा। ये भारत के संवैधानिक विकास में, जो भारत का संवैधानिक विकास है उस संवैधानिक विकास में 1919 का एक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सम्मुख आता है कि यह कहता क्या है। जस्ट सी 1919 एक्ट। जो 1919 में एक्ट आता है 1909 के बाद 1919 का एक्ट आता है। तो क्या हो गया? 1909 का एक्ट जो है इसकी उम्र सबसे कम है। भारत के संवैधानिक विकास में जो अंग्रेजों के दरमियान हुआ उसमें 1909 के एक्ट का जो जीवन है वह सबसे ज्यादा कम रहा है। तो 1919 के एक्ट का जो पहला महत्वपूर्ण बात क्या हुआ है कि यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने बड़ा सहयोग किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भारतीयों ने बहुत सहयोग किया और उनको यह लगता था कि उनके सहयोग के कारण ब्रिटिश फेवर करेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी। रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हुआ। Besides this, 1919 Act was unsatisfactory. इसको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा क्योंकि हम इसको कंपैरिजन भी होता है 1935 एक्ट के साथ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इस एक्ट को, जिसको हम कॉमनली कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इस एक्ट को कहते हैं। अब यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो वॉर के बाद आया, इसने इसके जो पीसफुल एक एजिटेशन था जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारतीयों ने शुरू किया था, उन सब के बीच में हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह एक्ट क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात यह एक्ट करता है। 1919 का एक्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात 1919 के किसके किसके बीच? सेंट्रल एंड प्रोविंस। तो पहली चीज क्या हो गई?
कि 1919 के एक्ट ने केंद्र और राज्य, सेंट्रल और प्रोविंस के बीच शक्ति के विभाजन की बात की। सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट प्रोविंस सब्जेक्ट दोनों के बीच फर्क किया गया। जो सेंट्रल के सब्जेक्ट थे और जो स्टेट के सब्जेक्ट थे, दोनों सब्जेक्टों को बांध दिया गया। तो सेंट्रल के जो सब्जेक्ट थे उसमें डिफेंस था, फॉरेन अफेयर्स थे। अगर आप इसको आराम से समझने की कोशिश करें तो सेंट्रल के सब्जेक्ट्स में सारे इंपॉर्टेंट थे। डिफेंस, फॉरेन रिलेशन विद नेटिव स्टेट्स, राज्यों के साथ संबंध, देशी राज्यों के साथ संबंध, डिफेंस थे, फॉरेन अफेयर्स थे, रिलेशंस विद नेटिव स्टेट, जो देशी राज्य थे उनके साथ के संबंध थे, पोस्ट टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, क्वाइनेज, जो सिक्के हैं, मुद्रा है, पोस्ट टेलीग्राफ, क्वाइनेज, क्रिमिनल लॉ, ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिमिनल लॉ, ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिमिनल लॉ, क्या है? सारे महत्वपूर्ण जो प्रोसीजर है, इंपीरियल रेवेन्यू, पब्लिक डेट, अभी हिंदी में बोल दूंगा, जस्ट वेट 1 मिनट। इंपीरियल रेवेन्यू, पब्लिक डेट, एक्सेलेस्टियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप कह सकते हैं कि सारे महत्वपूर्ण विभाग जो थे वह केंद्र के पास थे। अगर आप इसको हिंदी में अगर देखें कौन कौन से सब थे जो केंद्र के पास थे: रक्षा, विदेश संबंध, भारतीय रियासतों के साथ संबंध, रेलवे तथा डाक तार, मुद्रा, सिक्के, अखिल भारतीय सेवाएं, दीवानी और फौजदारी कानून, साम्राज्य का राजस्व, सार्वजनिक ऋण और गिरजाघर का संचालन। ये सब कहाँ थे? ये सारे के सारे केंद्र के विषय थे। अब आइए प्रांत को देखिए। प्रांत में क्या क्या थे? प्रांत, प्रोविंस। प्रोविंस में क्या क्या सब्जेक्ट थे? प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे वह लेसर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। उसमें क्या थे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? बड़ा यह बहुत ही आसान सा, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, एक्साइज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था कहते हैं ये स्वायत्त शासन था, प्रांतीय स्थानीय स्वायत्त शासन, कृषि, एग्रीकल्चर, एक्साइज, फिशरीज, मत्स्य पालन, कोऑपरेटिव, फिशरीज है, कोऑपरेटिव है, एग्रीकल्चर है, एक्साइज है, फैमिली रिलीफ, लैंड रेवेन्यू,
फिशरीज, कोऑपरेटिव, फैमिली, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, फॉरेस्ट, प्रिजन, यह सब प्रांतों के सब्जेक्ट। तो अगर आप इसको एक विश्लेषण की तरफ से देखें तो जो कम महत्वपूर्ण भाग थे वह प्रांतों के पास थे और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था वह केंद्र के पास था। अब इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं कि यह जो प्रांत और केंद्र के संबंध थे इसको फिर आगे कैसे डिवाइड किया गया, हाउ इट हैज बीन डिवाइड फर्दर। तो हम एक समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या हुआ, एक बाई कैमरल, एक उन्होंने जो 1919 का एक्ट था, इस 1919 के एक्ट में जो सेंटर था इसकी पावर इस तरह कर दी गई, द पावर ऑफ सेंटर इतनी फॉर्मिडेबल थी, इतनी ज्यादा थी कि सारा जो डिसीजन मेकिंग था उनके पास था। तो जो 1919 के एक्ट की हम व्याख्या करें तो उसने जो बाइकैमरल जो लेजिस्लेशन दिया, सेंटर बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। जहां क्लियर न होगा आप रोकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकलिश है बट विल सॉल्व इट। तो जो उन्होंने 1919 के एक्ट में केंद्र के लिए जो विधान परिषद था इसके लिए 2 सदन की व्यवस्था की। हिंदी में अगर कहो तो केंद्र के विधान परिषद के लिए 2 सदन की व्यवस्था थी। ठीक है, इट्स क्लियर, होप इट्स फाइन। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, इसको हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो केंद्र के विधान परिषद के लिए 2 सदनों की व्यवस्था की। अगर आप ऊपर की लिस्ट देखें तो जो अधिकार क्षेत्र और आमदनी का जो बंटवारा किया गया, इस बंटवारे ने भारत को एक संघ नहीं बनाया। अगर आप इसको एनालाइज करें, इफ यू एनालाइज दिस लिस्ट, इस लिस्ट में जिस तरह का डिवीजन किया गया वह डिवीजन किसी भी तरह से एक संघ की संकल्पना को आधारभूत रूप नहीं देता है। तो जिस तरह से आमदनी के स्रोतों का बंटवारा किया गया यह एक संघ नहीं बनाया। क्यों? केंद्र के जो अधिकार थे इतने अधिक थे कि उसके फैसले अंतिम माने जाते थे और इनका पालन करना प्रांतों के लिए अनिवार्य था। अगर चाहे ये फैसले केंद्र के विषय में हो या प्रांतों के विषय संबंध हो, जो केंद्र के फैसले थे चाहे वह केंद्र के हो या प्रांत के, मानना आवश्यक था। केंद्र जो भी फैसला करता था वह मानना आवश्यक था, चाहे वह केंद्र के हो चाहे वो प्रांत के हो, क्योंकि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया था। 1919 के एक्ट ने जो 2 सदनों की व्यवस्था की केंद्र में, 2 सदनों की व्यवस्था में जो निचला सदन था उसका नाम था विधानसभा, उच्च सदन का राज्य परिषद। निचला सदन, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, अभी राज्य पे आया नहीं हूं मैं। निचला सदन विधानसभा, ऊपरी सदन राज्य परिषद। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जो उन्होंने बनाया तो 2 लोअर हाउस था, इट इज द लोअर हाउस। लोअर हाउस इज बीइंग कॉल्ड एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज अपर हाउस। अपर हाउस इज बीइंग कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट। जो स्ट्रेंथ थी काउंसिल ऑफ स्टेट की वह 60 आदमियों की थी। इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी?
60 लोगों की स्ट्रेंथ इसकी थी 60। जो राज्य परिषद है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसकी स्ट्रेंथ 60 लोगों की थी। 33 इलेक्टेड, 27 नॉमिनेटेड। जो स्ट्रेंथ बनाई गई राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट की, उसमें 30 थी इलेक्टेड एंड 27 नॉमिनेटेड। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वह 145 की थी। इलेक्टेड। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसका नंबर 145 था। उसमें 103 इलेक्टेड थे, और इस 103 इलेक्टेड में 51 वेयर द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी। इस 103 में 51 थे जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थे इसके 51 लोग थे, और 30 थे मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूंसी। 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी। 51 जनरल हो गए, 30 हो गए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी के। उसके अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूंसी सिख को दी गई, 51 जनरल हो गए, 30 मुस्लिम हो गए, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने सिख को दे दी, 20 स्पेशल हो गए जिसमें यूरोपियंस थे, लैंडलॉर्ड्स थे। यूरोपियंस थे, लैंडलॉर्ड्स। जो 103 इलेक्टेड थी, इसमें आप समझ 145 में से 103 इलेक्टेड हो गए, रेस्ट नॉमिनेटेड हो गए। जो उन्होंने असेंबली बनाई 145 में 103 इलेक्टेड हो गए, रेस्ट नॉमिनेटेड हो गए। जो एमंग नॉमिनेटेड थे, तो अगर आप इसको देखें तो 60 उसमें हो गए। लेजिस्लेटिव असेंबली कंटेन 145 मेंबर्स, आउट ऑफ whom 103 were elected and rest nominated. Among the nominated 25 were officials. अब आ जाइए नॉमिनेटेड में। नॉमिनेटेड में हो गए 25 ऑफिशियल्स, 25 ऑफिशियल्स, रेस्ट नॉन ऑफिशियल्स, रेस्ट नॉन ऑफिशियल्स। अब देखिए, आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करिए कि यह जो उन्होंने अपनी 145 लोगों की बनाई, 145 कैसे बांटा गया। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो जो 103 लोग अपने इलेक्टेड थे, 51 जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, 30 मुसलमान थे, 2 सिख थे, 20 स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी थे जिसमें यूरोपियन थे, लैंडलॉर्ड थे और कॉमर्स के लोग थे। अब यह स्ट्रक्चर क्या बताता है? इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज सेइंग, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज सेइंग। इफ यू सी व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज सेइंग दैट, यह अगर आप इसको एनालाइज करें तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की संरचना में जो ब्रिटिश चाहेगा वो करा देगा।
क्योंकि इसमें कई ऐसे ग्रुप्स थे जो ब्रिटिश हुक्मरानों के इंटरेस्ट के साथ काम करते थे। तो जो यह स्ट्रक्चर बनाया गया, यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बात कह रहा है कि पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने अंतिम पॉइंट पर ना आ सके। ड्यूरेशन कितना था? लोअर हाउस का 3 इयर्स एंड अपर हाउस का 5 इयर्स। लोअर हाउस 3 इयर्स, अपर हाउस 5 इयर्स। जो ड्यूरेशन किया गया लोअर हाउस का 3 इयर्स एंड अपर हाउस का 5 इयर्स। इलेक्शन क्या थे? डायरेक्ट थे। इलेक्शन क्या थे? डायरेक्ट थे। फ्रेंचाइजी मतलब मतदाता लिमिटेड थे। इलेक्शन डायरेक्ट थे और फ्रेंचाइजी जो मतदाता था वो रिस्ट्रिक्टेड थे। 1920 में जो वोटर्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट थे 17,000 के आसपास थे। 17,000 वोटर्स वह काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए थे। 17,000 वोटर्स जो थे वह काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए थे और 9 लाख जो थे वह लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थे। जो 9 लाख लोग थे वह लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थे। इसका मतलब क्या हो गया? अब हम एक सवाल यहां पे क्लोज करते तब आगे बढ़ते हैं। इतना बताने का पर्पस क्या है? केंद्र में कोई शक्ति प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखिए, इसको आप अगर याद करने की कोशिश करें कि कैसे एग्जाम में आप लिखेंगे, तो जिस तरह का स्ट्रक्चर किया गया उस स्ट्रक्चर में जो राज्यसभा जो एक अपर हाउस और लोअर हाउस था, इन दोनों हाउसेस में जिस तरह से सीटों का आवंटन किया गया, जिस तरह से मतदाता मंडल बनाया गया, वह सब का सब किसी उत्तरदायी शासन की तरफ बढ़ने की बात नहीं कहता है। तो जो उनका एक कहना था कि हम उत्तरदायी शासन की ओर विस्तारित हो रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रोसीड टुवर्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज ए फास्ट। एक ये फर्स्ट पार्ट हुआ कि हाउ वी आर लुकिंग एट द इलेक्शन प्रोसेस इन द 1990 एक्ट। नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट क्या है कि जो जिस तरह से यह पावर दी गई, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर को दिया गया, वाज गिवन मच जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको लेजिस्लेचर पावर दी गई, यट द एक्सटेंसिव पावर वेस्टेड गवर्नर जनरल। यह जो लेजिस्लेचर को पावर दी गई, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर के पावर के साथ साथ एक्सटेंटिव पावर दी गई, बहुत ज्यादा शक्ति दे दी गई गवर्नर जनरल को। अब गवर्नर जनरल को जो शक्ति दे दी गई, उस शक्ति के कारण लेजिस्लेचर की शक्ति का कोई ताल्लुकात नहीं रह गया। तो जो एक्सटेंसिव पावर वेस्टेड इन गवर्नर जनरल मेड हिम सुप्रीम इन लेजिस्लेटिव मैटर। अब सवाल क्या हो गया? इन 1990 एक्ट, ड्यू टू एक्सटेंसिव पावर given to Governor General,
there is in fact no power to the legislature. यह आपका क्वेश्चन बन गया। दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर करते समय जितना मैंने पहले पढ़ाया है कुछ भी नहीं लिखने का है। जस्ट अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन का आंसर करते समय जो मैंने पहले पढ़ाया कुछ भी नहीं लिखने का है। क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ाया है वह मैंने उनके स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में कहा है। अब हम इसको हैंडल कैसे कर रहे हैं कि 1919 के एक्ट में जो शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को, उन्होंने लेजिस्लेचर की पावर को शून्य कर दिया था। समझ आ नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या आवाज कब आ रही है? Anyone else has a problem with the voice? माइक की प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो। गवर्नर जनरल की जो पावर थी, उस गवर्नर जनरल की पावर को हम देखें तो गवर्नर जनरल को जो एक्सटेंसिव पावर दी गई उसमें क्या हो गया? ही इज सुप्रीम इन लेजिस्लेटिव मैटर, सुप्रीम इन लेजिस्लेटिव मैटर। वह लेजिस्लेटिव मैटर में पूरी तरह से सुप्रीम हो गया। जो लेजिस्लेटिव मैटर में जो गवर्नर को पावर दे दी गई उसके कारण वह लेजिस्लेटिव मैटर में सुप्रीम हो गया। तो ओवर राइडिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन क्या था? पहला, हिज प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड। पहला, प्रायर सैंक्शन आप इसको ध्यान रखिए, मैं लेजिस्लेटिव पावर बात कर रहा हूं। प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड किसमें? इंट्रोड्यूसिंग टू बिल्स इन सर्टेन मैटर, टू इंट्रोड्यूस बिल इन सर्टेन मैटर्स। किस तरह से गवर्नर जनरल की पावर जो है वह एक्सक्लूसिव हो गई। तो जब कोई बिल अगर प्रस्तुत करना है, वह बिल पेश करने के लिए सर्टेन मैटर में उसके सैंक्शन की आवश्यकता है। तो गवर्नर जनरल इन द नेम ऑफ सेफ्टी और ट्रैंक्विलिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ ही कुड डू द ग्रेट डील। तो वह भारत में ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, ट्रैंक्विलिटी के नाम पर काफी कुछ कर सकता था। अगर गवर्नर जनरल को लगे कि भारत में पीस के नाम पर वह कोई भी कार्य कर सकता था, जो सेफ्टी और ट्रैंक्विलिटी है उसके नाम पर वह स्टॉप कर सकता था। कैन स्टॉप बिल एट एनी टाइम। पहला क्या हो गया? तो सर्टेन मामले पे उसका इंट्रोडक्शन ऑफ बिल के लिए उसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, वह कहते हैं पीस के नाम पर कोई भी बिल किसी भी स्टेज पर रोक सकता था। उसके पास पावर टू वीटो, एंड रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ क्राउन। क्राउन के लिए कंसिडर के लिए रिजर्व करना
या वीटो करना, दोनों पावर, या तो उसको वीटो कर सकता था या वह रिजर्व कर सकता था क्राउन के कंसिडरेशन के लिए कि क्राउन इसको कंसीडर करेगा। तो उसके पास यह पावर थी फॉर सर्टिफाइंग एनी बिल, और वह रिफ्यूज कर सकता था टू पास विद लेजिस्लेचर, इन विच केस इट वाज सेम इफेक्ट एज इट वाज पास और मेड बाय लेजिस्लेचर। तो उसके पास एक पावर थी, सर्टिफाइंग पावर थी, सर्टिफाइंग पावर। उसके पास एक सर्टिफाइंग पावर थी। सर्टिफाइंग पावर से क्या होता था कि वह क्या कर सकता था कि उसके पास एक पैरेलल पावर थी कि सर्टिफाइंग एनी बिल और ग्रांट और एनी ग्रांट रिफ्यूज टू बी पास और मेड बाय द लेजिस्लेचर, इन विच केस इट वुड हैव द सेम इफेक्ट एज इफ इट वाज पास और मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो अगर मान लीजिए कोई भी मांग है जिसको लेजिस्लेचर रिफ्यूज कर सकते हैं, उसको वह अपने आप कर सकता है। इमरजेंसी के समय वह कोई ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। इमरजेंसी के समय में वह ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। उसकी एसेंट रिक्वायर्ड है फॉर एनी बिल, एसेंट रिक्वायर्ड, एसेंट रिक्वायर्ड फॉर बिल, एसेंट रिक्वायर्ड फॉर, उसकी सहमति आवश्यक है किसी भी बिल के पास करने के लिए। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इन सब से गवर्नर जनरल की पावर सुप्रीम पावर हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 1999 का जो 1919 का एक्ट है, वह अल्टीमेट अथॉरिटी करता है इन द क्राउन टू रिजेक्ट एनी एक्ट ऑफ द गवर्नर जनरल और लेजिस्लेचर। क्राउन के पास अल्टीमेट पावर है। कुछ भी रिजेक्ट करने का, चाहे वो गवर्नर जनरल का हो, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो। क्लियर हो गया? बताइए, अगर क्लियर हो तो आप हम आगे चलें। इन कारणों से जो लेजिस्लेचर थे वह पावरलेस है, दे आर रिमेन्ड पावरलेस। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनको पावर दिया गया पास द बजट, बट इन दैट मैटर टू द एग्जीक्यूटिव रूल सुप्रीम। जो बजट था, बजट में एग्जीक्यूटिव रूल सुप्रीम, डिस्पाइट दैट पावर्स गिवन टू द लेजिस्लेचर। जो असेंबली है हैड नो राइट आइदर टू डिस्कस और वोट ऑन सर्टेन मैटर्स। कई मामलों में डिस्कस करने का, वोट करने का कोई राइट नहीं था। गवर्नर जनरल के पास पावर था टू रिस्टोर इन द बजट व्हाट द असेंबली थॉट नेसेसरी टू विड्रॉ। जो असेंबली विड्रॉ कर लेती थी, जो असेंबली विड्रॉ करती थी, जो असेंबली नहीं चाहती थी, बजट के मामले में गवर्नर जनरल वह कर सकता था। तो वार्ड असेंबली, अगर आप समझने की कोशिश करें कि गवर्नर हैज पावर टू रिस्टोर इन द बजट, वो बजट में जो चाहे शामिल कर सकता था, जो असेंबली को लगता था वह विड्रॉ कर सकती है। और इमरजेंसी के समय में वह कोई भी एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर सकता था, असेंबली चाहे जो कहना चाहे। तो एक सवाल आप और लिखिए, एक्ट ऑफ 1919 while giving extended power to the central legislature in theory imposed on it too many restrictions in practice। हिंदी में चाहिए?
1900 दो सवाल लिखे। 1919 के एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासक को सर्वोच्च अधिकार दिया गया। दूसरा सवाल लिखिए, 1919 के एक्ट ने सिद्धांत रूप में तो केंद्रीय विधान परिषद को काफी अधिकार दिए थे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए गए। आंसर करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? नाउ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट? टेल मी। Then I will move on the provincial part. It was the central part. It was the central part. Now move on the province part. Province part ज़्यादा important है। किसी को कंफ्यूजन है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, 1919 के एक्ट ने 1919 के एक्ट ने सिद्धांत रूप में केंद्रीय विधान परिषद को काफी अधिकार दिए थे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। जितेंद्र यादव क्यों आंसर नहीं कर पाएंगे आप? टेल मी द रीजन, व्हाट्स प्रॉब्लम? वीना, व्हाई नॉट 100%? व्हाई नॉट 100%? जो मैंने दोनों सवाल किए उसका आंसर दिया हुआ है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? व्हाई यू आर नॉट एबल टू आंसर? व्हाई जितेंद्र यादव नो? इतनी कोशिश से लेक्चर तैयार होते हैं आपको तो साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ी निराशा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है। बताइए कौन सा पॉइंट है जो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहता है? टेल मी, आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, 1919 के एक्ट में दो चीजें हैं। पहला पार्ट क्या है? द कंपोजिशन ऑफ 1919 एक्ट एज फॉर एज द फ्रेंचाइजी एंड इलेक्शन इज कंसर्न। तो जो केंद्रीय विधानसभा और जो राज्य परिषद बनाई गई, उस केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की संरचना इस तरह की गई कि अंग्रेजों का दबदबा बना रहे। जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थे वह कम थे, वह पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं कहे जा सकते। राज्य परिषद में 17,000 लोग मतदाता थे और विधानसभा में मात्र 9 लाख थे। तो आप यह नहीं कह सकते ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रॉपर्टी एक चुनाव का मुद्दा बनाया गया। किस आधार पर चुनाव किया जाएगा, वोटर्स बनाए गए, वह प्रॉपर्टी किए गए। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि लेजिस्लेचर में क्या प्रॉब्लम थी। जो भी बिल यह पास करते थे उस बिल को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। उस बिल को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। क्राउन के पास अल्टीमेट पावर थी। बजट पर कंट्रोल गवर्नर जनरल का था। अगर कोई मामला बजट पे लेजिस्लेचर रिफ्यूज कर देता है तो गवर्नर जनरल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसको बजट में इंक्लूड कर सकता है। ऑर्डिनेंस पास करने के 6 महीने के लिए कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और जो लेजिस्लेचर के पास पावर थी बिल बनाने की, वैसे ही पावर गवर्नर जनरल के पास थी। इतना ही लिखना होगा, इससे ज्यादा कोई इशू नहीं आएगा। इतना ही है आपका। नाउ कम ऑन द प्रोविंस पार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रोविंशियल स्फीयर में। जो प्रोविंशियल स्फीयर का पार्ट है 1919 एक्ट का, उसने एक नया सिस्टम दिया डायरेक्टिव। द्वैत शासन। इसने एक डायरेक्टी का कॉन्सेप्ट दिया।
अब जो डायरकी कॉन्सेप्ट दिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरकी, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरकी? टू ट्रांसफर टू इंडियन हैंड्स ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव यही प्री में आता है, ऑब्जेक्टिव लिमिटेड अमाउंट of responsibility in provincial sphere। भारतीयों को एक लिमिटेड अमाउंट का पावर जो है वह प्रोविंशियल स्फीयर में ट्रांसफर किया जाए, यह ऑब्जेक्टिव था। अब उस समय 8 फुल फ्लेज्ड प्रोविंस थे। इन 8 वो कौन कौन से थे? आसाम, आप लिखिए नाम, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड आसाम। अब यह जो प्रोविंस थे, जो 8 प्रोविंस थे, यह किसके अंडर में थे? अंडर गवर्नर थे। यह 8 प्रोविंसेस गवर्नर के अधीन थे। यह 8 प्रोविंस किसके अंडर थे? ये 8 प्रोविंसेस अंडर गवर्नर थे। गवर्नर के अधीन ये 8 प्रोविंस थे। अब प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। रिजर्व एंड ट्रांसफर। रिजर्व एंड ट्रांसफर 2 में इनको डिवाइड किया गया। जो रिजर्व और ट्रांसफर में डिवाइड किया गया, रिजर्व जो था वह गवर्नर के हाथ में था। जो ट्रांसफर था, इसको ठीक से याद सुनिएगा, यह काउंसिल के हाथ में था। जहां भी दिक्कत है यू जस्ट कॉपी। सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया रिजर्व में और ट्रांसफर में। जो रिजर्व था वह गवर्नर के हाथ में था, ट्रांसफर था काउंसिल के हाथ में था। तो ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे वेयर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एक्टिंग विद द मिनिस्टर। इसको गवर्नर एक्टिंग विद द मिनिस्टर। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसको गवर्नर एडमिनिस्टर करता था एक्टिंग विद द मिनिस्टर। जो रिजर्व थे वह गवर्नर, उसकी काउंसिल, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। यहां तक क्लियर हो गया? बताइए, इट्स क्लियर नॉट क्लियर? वेरी गुड। और बताइए, आप टाइप करते जाओ, क्लियर हुआ, अच्छा लगा, नहीं लगा। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें क्या क्या थे? उसमें पावर थे फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, पुलिस। जो रिजर्व में क्या था? फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, पुलिस। तो जो लिस्ट है उसमें अगर आप लिस्ट लिख लीजिए, जो रिजर्व की लिस्ट थे उसमें क्या क्या था? रिजर्व में थे फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस, पुलिस, प्रिजन्स, फैमिली रिलीफ, इरिगेशन, वाटरवेज, कंट्रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स, इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एंड माइंस, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पब्लिक सर्विस। और ट्रांसफर में क्या क्या थे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन,
एग्रीकल्चर, एक्साइज, पब्लिक वर्क्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वेटनरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह दोनों के आज सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब जो सिस्टम ऑफ डायरकी का प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ डायरकी, सिद्धांत क्या था इसका? किस सिद्धांत पर यह डायरकी काम करती थी? किस सिद्धांत पर यह डायरकी काम करती थी? द सिस्टम ऑफ डायरकी, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिजर्व पावर था, सुनिए केयरफुली, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिजर्व पावर था, उस जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिजर्व पावर था, जस्ट वेट, शायद थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, इट्स फाइन। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिजर्व पावर था, उसमें गवर्नर, थ्रू गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या था? रिस्पॉन्स, यही आएगा सवाल प्री में, रिस्पॉन्सिबल टू ग्रेट ब्रिटेन। गवर्नर, गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट्स क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो डायरकी का प्रिंसिपल था, जो डायरकी का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या था कि जो अपना रिजर्व सब्जेक्ट था, वह रिजर्व सब्जेक्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, और रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। Responsible for the people of Great Britain. It's clear? जो ट्रांसफर पावर था, इसमें जो ट्रांसफर पावर था, इसमें गवर्नर और मिनिस्टर्स जो थे रिस्पॉन्सिबल थे वोटर ऑफ द प्रोविंस थ्रू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बड़े फाइन लाइन है, शायद आपने पहले इसको देखा नहीं होगा कि वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे थ्रू वोटर्स के साथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो जो कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट था, प्रोविंशियल मिनिस्टर था, वह रिड्यूस किया गया व्हाइल दे वर्क द ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? ट्रांसफर सब्जेक्ट में आप इंडियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए और यहाँ पे ब्रिटिश के लिए हो गए। यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल हो ब्रिटिश पीपुल के लिए, किसमें? आप रिजर्व में, और ट्रांसफर में इंडियन पीपुल के लिए। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? सवाल क्या होगा प्री का कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हुए, रिजर्व सब्जेक्ट के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हुए?
अगेन लिसन केयरफुली कि जो आपका प्रोविंशियल डायरकी में दो सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड में आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और रिजर्व के लिए आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। तो कंक्लूजन क्या आया कि ट्रांसफर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रांसफर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो किसके प्रति, लिखो लिखो इस पे चैट में, ट्रांसफर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो इंडियन पीपल के प्रति और रिजर्व के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो ब्रिटिश पीपल के प्रति। जो प्रोविंस में चुनाव होता था उसमें 70% ऑफ मेंबर वेयर टू बी इलेक्टेड और जो लाइफ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 3 years थी अनलेस इट वाज डिसॉल्व्ड अर्लियर। जो साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो डिफर करती थी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। जो एक्ट था वो द एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेचर बट डिड नॉट प्रोवाइड ए सेकेंड चैम्बर। सेकेंड चैम्बर यहाँ नहीं था, केंद्र में सेकंड चैम्बर था, राज्य में सेकंड चैम्बर नहीं था। अगर सिद्धांत रूप में देखें इन थ्योरी द लेजिस्लेचर्स वेयर गिवन ए एडिक्वेट पावर, लेकिन रियलिटी देखें तो दो पावर थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे बाय सो मेनी अदर फैक्टर्स। Legislatures had no power to control the executive in the usual parliamentary sense. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पहली बात। जैसे आज के अपने विधानसभा में, लोकसभा में लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या लिमिटेशन थे। पहला लिमिटेशन था कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मिनिस्टर अपॉइंट होता था गवर्नर के द्वारा, मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड एट हिज प्लेजर। जब चाहे गवर्नर उनको निकाल के बाहर कर दे। तो मिनिस्टर अपॉइंट होते थे गवर्नर के द्वारा और वह अपने ऑफिस को होल्ड करते थे ड्यूरिंग हिज प्लेजर। Therefore, you can say that it was the governor who was the supreme in the provincial administration and legislation. जो बजट था, it was to be presented to the legislature, but if it refused to accept any demand regarding any reserved subjects, the governor could sanction such expenditure. जो बजट था वह लेजिस्लेचर प्रेजेंट जरूर करते थे, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसके बारे में कोई भी डिमांड अगर रिजेक्ट करते थे, गवर्नर उसको पास कर सकता था। जो एक्ट ऑफ 1919 था, इट गेव द गवर्नर पावर टू गिव असेंट टू एनी बिल पास बाय द काउंसिल और टू विथहोल्ड असेंट और रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन। जो अपने संविधान में आज है कि वह रिजर्व कर सकता था, वह पास कर सकता था, रिजर्व रख सकता था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नर जनरल। जो भी बिल पास होता था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से, वह रिक्वायर करता था एसेंट ऑफ द गवर्नर एंड द गवर्नर जनरल। जो भी बिल पास करता था उसके लिए जरूरी था कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। गवर्नर कुड एक्सेप्ट देयर एडवाइस रिगार्डिंग द ट्रांसफर सब्जेक्ट इन रिलेशन विद द मिनिस्टर्स। Governor could accept their advice regarding transfer subject, but he had the power to reject the advice on his own. जो उसको एडवाइस दी जा सकती थी उसको वह रिजेक्ट भी कर सकता था ट्रांसफर सब्जेक्ट को लेके। वह उनकी एडवाइस को जरूर सुनता था, लेकिन उनकी एडवाइस को वह रिजेक्ट भी कर सकता था। इसका मतलब क्या हो गया? अगर यह अधिकार दे दिया गया तो इस अधिकार का अर्थ क्या हुआ?
कि गवर्नर के पास सुप्रीम पावर आ गई। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है वह अपनी लिमिटेड पावर को एंजॉय कर सकते हैं और ओवरराइडिंग पावर जो है वह गवर्नर के पास हुआ करती थी। अगर हम 1919 के इलेक्शन को देखें, जो नंबर ऑफ वोटर्स थे टू इलेक्ट मेंबर्स बहुत स्मॉल थे। अब एक बड़ा अच्छा सवाल आता है कि उन वोटर्स को किस आधार पर लाया गया। हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन आवश्यक थी। वोटर बनने के लिए हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन रिक्वायर थी। आप नोट डाउन करिए, हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। ये सारे के सारे फैक्ट आपको लिखने होंगे जब आप इसको एनालाइज करोगे। हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, जब हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी का मतदाता मंडल में शामिल होना। तो हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। उसके साथ कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट क्रिएट किए गए जिससे पीपल को आपस में बांटा गया। लोग वोट करते थे एज मुस्लिम, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन और सिख के आधार पे। जो सिस्टम ऑफ डायरकी थी यह कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में बहुत डिफेक्ट था। गवर्नर और उसकी काउंसिल के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर थे। कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का अविश्वास प्रस्ताव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव लगाया ही नहीं जा सकता था। जो लेजिस्लेचर्स थे वो बड़े डेलिकेट पोजीशन में थे। दे हैड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो दे पुट द क्वेश्चन, वो रेजोल्यूशन लाते थे, एडजर्नमेंट लाते थे, क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन वह किसी मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अगर हम कहें कि अपनी सारी कमियों के बावजूद, अगर हम इसको सारी कमियों को देखने की बात कहें, अपनी सारी कमियों के बावजूद 1919 का जो एक्ट था वो भारत के जो संवैधानिक विकास था उसमें एक बढ़ा हुआ कदम अवश्य था। और इस बिल से सरकार की जो एक प्रणाली शुरू हुई वह 1935 में जाके कार्यान्वित हुई। तो यह जो 1935 का एक्ट था वह अपनी सारी कमियों के बावजूद संवैधानिक विकास के रास्ते में एक अवश्य मील का पत्थर कहा जा सकता है। तो अगर हम ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट के साथ समझने की कोशिश करें तो इसको अगर देखने की कोशिश करें तो हम 4-5 बातों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रांतों में वैध या दोहरी शासन प्रणाली आरंभ हुई। इसमें भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। यह जो दोनों सदनों का जो प्रॉपर्टी राइट क्या था, विधानसभा के लिए इलेक्शन, इलेक्टोरेट बेसिस, किस आधार पर इलेक्टोरेट चुने जा गए थे। ये आप मेरे ख्याल से पूछा तो है, आप लिख लीजिए कि इलेक्टोरेट का बेसिस क्या था, किस आधार पर इलेक्टोरेट बनाए गए। जो इलेक्टोरेट बनाए गए विधानसभा के लिए 10 रुपया प्रतिवर्ष का नगर पालिका कर, विधानसभा ₹10 प्रतिवर्ष नगर पालिका कर। विधानसभा के लिए 10 रुपया प्रतिवर्ष नगर पालिका कर की बात रखी गई, या 180 रुपए प्रतिवर्ष के किराए मूल वाले मकान का मालिक, या 180 रुपया प्रतिवर्ष किराया मकान
इतना किराया रखने वाले मकान का मालिक होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा, या 2000 रुपए की वार्षिक आय पर कर, या 2000 रुपया वार्षिक आय पर कर। यह 3 कंडीशन में से एक कंडीशन होनी चाहिए। किसके लिए? विधानसभा के लिए। जो विधान, अगर दोनों सदनों के मताधिकार या निर्वाचन योग्यताओं के बारे में देखें तो यह इस तरह से उनका प्रारूप तय किया गया। तो जो विधायी सभा के मतदाताओं को, या तो पहला क्या है, 10 रुपया प्रतिवर्ष नगर पालिका कर देना चाहिए आपको, या 180 रुपया प्रतिवर्ष के किराए मूल्य के मकान का मालिक होना चाहिए, या 2000 रुपए की वार्षिक आय पर आपका आयकर निर्धारित होना चाहिए। विधायी सभा के लिए जो मतदाताओं की संख्या थी 1920 में 909874 थी, 909874, इतने मतदाता थे। इतने मतदाता थे 1920 की विधान के लिए। राज्यसभा के लिए अब आते हैं, राज्यसभा के लिए। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा में आप याद करिए संख्या 17,000 के आसपास थी, 17,364 थी। उसके लिए क्या था? उसके लिए जो उन्होंने कंडीशन रखी, 10,000 रुपए की वार्षिक आय का स्वामी, 10,000 रुपया वार्षिक आय का स्वामी। He should have mustered the 10,000 rupees annual income, या 750 रुपए का भू राजस्व निर्धारित, या 750 रुपया भू राजस्व निर्धारित, या 750 रुपया का लैंड रेवेन्यू आप पर सर्टेन किया गया हो, आपने किया गया हो। इसी कारण इनकी संख्या क्या थी? 17,364। देखिए, यह नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे क्या कि राज्यसभा के लिए ज्यादा थी या लोकसभा के लिए ज्यादा थी। केंद्रीय कार्यकारिणियों को अधिक शक्ति, अगर आप देखें तो जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसको अधिक शक्ति प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि वह जवाबदेह था ब्रिटिश शासन के प्रति। अब जो यह सुधार लाए गए, इस सुधार को अपने पारित किए जाने के 10 वर्ष गुजर जाने पर शासन को जो एक 1927 में साइमन कमीशन आया वो प्रस्तुत किया गया। अब हम अगर देखें इसमें कमियां क्या, अब नोट डाउन 4-5 पॉइंट्स कि इसमें मिस्टेक क्या क्या थी। पहली, भारतीयों की मामूली भागीदारी, मिस्टेक्स, कमी। मामूली भागीदारी, वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। भारतीयों की मामूली भागीदारी, वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। इफ यू एनालाइज दिस तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का नहीं था, वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी, गवर्नर जनरल की पावर, इससे आपको याद आ जाएगा, गवर्नर जनरल पावर। केवल ना, भारतीयों की शक्ति और गवर्नर जनरल की पावर। गवर्नर जनरल पावर थी बहुत ज्यादा थी, उस कारण कोई कार्य नहीं कर पाते। वित्तीय मामलों में फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की वित्तीय मामलों में बहुत ज्यादा शक्ति थी, बहुत ज्यादा पावर थी, उनके पास पूरी शक्ति थी। वीटो, वीटो पावर। चौथा क्या महत्वपूर्ण है, उनके पास जो एक एक्सक्लूसिव वीटो पावर
दे दिए गए। अगला, वेरी स्मॉल इलेक्टोरेट, very small electorate, separate representation। इतना भी आप लिखेंगे तो काफी काम हो जाएगा। यह आपके 1919 का एक्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम? होप इट्स क्लियर। 1919 के एक्ट पर कोई भी सवाल आएगा आप हैंडल करोगे। उन्नीस के एक्ट कोई प्रॉब्लम आप हैंडल करोगे? यस और नो? टेल मी। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चलो क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आपको क्लियर होता है, बड़ी खुशी होती है यार, कुछ काम आगे बढ़ा। अब जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन को समझने की कोशिश करें, इसमें 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो निराशा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ नहीं मिला, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, और डायर को ब्रिटिश समर, यह 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, उसके साथ साथ 1919 का एक्ट एक धोखा, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह वह पृष्ठभूमि थी जिस पर आंदोलन की आधारशिला रखी जाने लगी। अब भारत के जो मुसलमान थे वह तुर्की के खलीफा को, अब खिलाफत क्या हुआ, जो तुर्की के खलीफा थे उनको भारत के मुसलमान अपना धर्म गुरु मानते थे। उन्हें लगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि जब तुर्की के धर्म स्थानों पर जो खलीफा का नियंत्रण है वह नहीं रह जाएगा, तो जो खिलाफत आंदोलन था वह भारत के बाहर की घटना थी कि जो मुसलमानों के इलाकों में खलीफा का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। इससे मुसलमान क्षुब्ध हो गए। इससे क्या हो गया? मुसलमान क्षुब्ध हो गए। क्यों क्षुब्ध हो गए? कि वो खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे। अब हंटर कमेटी बनाई गई और हंटर कमेटी ने जिस तरह घटनाओं की जांच की, हंटर कमेटी ने जिस तरह से घटनाओं की जांच की, उससे लोगों को बहुत निराशा हुई। और ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, जनरल डायर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो डायर ने पंजाब में किया, उससे उचित ठहराया। कहा गया उन्होंने ठीक किया। जो पंजाब में डायर ने किया उसको हाउस ऑफ लॉर्ड ने उचित ठहरा दिया। अब जो अगर हम थोड़ा से देखने की कोशिश करें कि जो रोलेट एक्ट था जिसने जो 2 विधेयक पास किए, इसमें ऐसे प्रावधान दे दिए कि आप किसी भी को गिरफ्तार कर सकते हो। हमने पिछली बार आपको बताने की कोशिश की थी। इस कारणों के कारण जो नवंबर 1919 में भारतीय मुसलमानों ने एक खिलाफत कमेटी का गठन किया और उसी महीने दिल्ली में अल हिंद खिलाफत कांग्रेस में गांधी को इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह बहुत सवाल आता है, गांधी को खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया।
गांधी को खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया। अब इसका पर्पस क्या हुआ है, इससे फर्क क्या रहा है, व्हाट इज कमिंग ऑन दिस इशू। इसके कारण जो एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, अली बंधुओं ने जो 1919 में नजरबंद किए गए, जब रिहा किए गए, तो एम ए अंसारी को इस आंदोलन को एक प्रमुख नेता माना गया और देशव्यापी हड़ताल बनाई गई। मार्च 1920 में मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक खिलाफतियों ने पेरिस में राजनयिकों के सामने अपनी 3 मांग रखी। उनकी मांग क्या थी, अब देखिए, खिलाफत कमेटी की मांग क्या थी, यही सवाल आएगा प्री में, मांग क्या थी, क्या मांग रखी गई। जो खिलाफत कमेटी थी, इसकी 3 प्रमुख मांगे क्या क्या रखी गई। पहला, खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का रवैया। जो उन्होंने अपनी मांग रखी खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का रवैया, पंजाब की जनता, जो पंजाब की निर्दोष जनता थी, उन पर जुर्म ढेरने वाले अधिकारियों को दंडित करना और उसकी विफलता। तो जो 1919 में कलकत्ता में जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, तो इसको आप 2 तरह से देखने की कोशिश करिए, एक खिलाफत से, एक गांधी का जो अपना कलकत्ता का अधिवेशन था। तो अक्टूबर 1919 का दिन जो अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया, तो 18 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस, 18 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस। अब इस खिलाफत दिवस के बाद जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कलकत्ता अधिवेशन, (1920) असहयोग आंदोलन प्रस्ताव। कलकत्ता अधिवेशन 1920 असहयोग आंदोलन प्रस्ताव। उस प्रस्ताव में क्या आधार गिना? पहला, खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का रवैया। देखिए क्या था, पहला, खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का रवैया। क्लियर हो रहा है क्या है? बड़े फाइन लाइंस है, ये गलत हो जाते हैं। खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का रवैया। दूसरा, पंजाब की जो निर्दोष जनता थी, उस पर, जो पंजाब की जनता पर जुल्म ढाने वाले अधिकारियों की सुरक्षा और उन पर कार्रवाई न करना। यह 2 मुद्दे थे। अब सवाल क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन फॉर फिल्म्स, वर्ल्ड क्वेश्चन ऑफ फिल्म्स, कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो संकल्प पारित किया गया, उसके अधिकार क्या थे। तो जो कलकत्ता में अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन था, यह करेगा, यह कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। यह विशेष अधिवेशन इसी कारण किया गया। इस विशेष अधिवेशन में यह 2 प्रस्ताव पास किए गए कि खिलाफत के मुद्दे पर जो ब्रिटिश सरकार का रवैया था, और दूसरा, जो पंजाब की निर्दोष जनता पर जिन लोगों ने आतंक मचाया था, उनको दंडित नहीं किया गया। और सितंबर 1919 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर होने वाले जो चुनाव थे, उसका बहिष्कार करने की बात कही गई।
अब कलकत्ता अधिवेशन में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है उसमें ब्योरेवार कांग्रेस दिए गए। अभी कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए एक पूरा कार्यक्रम दिया गया। कलकत्ता के अधिवेशन में एक पूरा कार्यक्रम दिया गया कि किस कार्यक्रम के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसको दिक्कत हो रही है? जिसको दिक्कत हो रही तुरंत बताओ। कोई दिक्कत किसी को है? नहीं है। अब कलकत्ता का जो अधिवेशन था, इस कलकत्ता के अधिवेशन में क्या क्या दिया गया? पदवियों का जो उनके असहयोग के जो सारे प्रस्ताव थे, पदवियों का बहिष्कार, लिखिए के पदवियों का बहिष्कार। दूसरा, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। तीसरा, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, पंचायतों की स्थापना। अगला, विधानमंडलों का बहिष्कार, कांग्रेस के झंडे तले देश को एक करना, मद्यपान का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता, दमनकारी कानूनों की सबने अवज्ञा और कर न अदा करना। तो अब देखिए क्या क्या है। बहिष्कार, सबने अवज्ञा आंदोलन, कर न अदा करना, ये चार चीज है। अब बहिष्कार में क्या क्या है? पदवी, स्कूल, मद्यपान, ब्रिटिश कपड़े, ब्रिटिश वस्तुएं, क्लियर? जल्दी बोलो। तो बहिष्कार में क्या क्या है? पदवी, सरकारी स्कूल, सरकारी अदालत, सरकारी अदालत, पंचायत गठन, कांग्रेस के झंडे तले, अंडर द फ्लैग ऑफ द कांग्रेस, देश को एक करना। कांग्रेस के झंडे तले देश को एक करना, हिंदू मुस्लिम एकता, दो तरह से आप समझने की कोशिश करिए। सबने अवज्ञा करना। अब एक सवाल बनाते हैं, यह जो गांधी का आंदोलन था, यह गांधी का आंदोलन अपने पहले के जो बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन थे उससे किस तरह अलग था? कर न अदा करना और अहिंसा। प्रति हठ धर्म, यह आप याद कर लीजिए। यह ऐसे दो मुद्दे थे जो गांधी पहली बार लेके सामने आते हैं। गांधी के अगर आप इन सारे मुद्दों को देखें तो गांधी के पहले के बहिष्कार का जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, उस आंदोलन में और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दो परिवर्तन था वो था कर न अदा करना और अहिंसा की प्रतिबद्धता। यह गांधी के पहले के आंदोलनों में देखने को प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद आता है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920।
कलकत्ता अधिवेशन, फिर कानपुर कांग्रेस अधिवेशन। यह लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ और नागपुर में हुए कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था उसमें कलकत्ता में पारित जो संकल्प थे उसकी पुष्टि करने के अलावा कांग्रेस के संविधान में एक तो उन्होंने कलकत्ता प्रस्ताव की पुष्टि की, दे हैव रेटिफिकेशन ऑफ कलकत्ता प्रस्ताव। साथ साथ दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस में हुए, दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस में। कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया, रेटिफिकेशन किया और दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन्होंने किए। उन्होंने प्रस्ताव क्या किए? जो पुराने संविधान में जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त किए जाने का स्थान स्वराज ने ले लिया, स्वशासन की जगह स्वराज, स्वशासन की जगह स्वराज। लेकिन यह स्वराज क्या है यह परिभाषित नहीं किया गया। ध्यान सुनिएगा, जब आप लोगे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं बंद कर दूं। पुराने संविधान के तहत, फिर सुनिए केयरफुली, 1920 के नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, उसमें कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्तावों के अनुमोदन, रेटिफिकेशन के साथ साथ उन्होंने दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन क्या था? पुराने संविधान में निहित ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो स्वशासन प्राप्ति था उसकी जगह स्वराज कर दिया गया। स्वराज की कोई परिभाषा नहीं की गई, लेकिन यह लगता है कि उसका अर्थ यह था कि यदि संभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन को एकीकृत किया जाए और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य की परिधि के बाहर, आइदर विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट और आउटसाइड गवर्नमेंट। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो उन्होंने स्वराज की बात की वह ब्रिटिश शासन के अंदर ही कही थी और गांधी ने वादा किया 1 साल के अंदर स्वराज प्राप्त होगा, 1 वर्ष के भीतर। दिमाग काम कर रहा है, बंद कर गया है? बंद कर गया हो तो बंद कर दें। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त होगा, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त होगा। स्वशासन या स्वराज की प्रकृति को परिभाषित नहीं किया गया। I'm again repeating it, यह सवाल पे में आ सकता है। यह हो गया उनका पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, जो कांग्रेस को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो तौर तरीके थे उसमें संवैधानिक साधनों के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, ऐसे सभी शांतिपूर्ण और औचित्यपूर्ण साधनों की बात कही गई जिनमें प्रतिरोध के राजनीतिक, नैतिक, औचित्यपूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके शामिल हों। यह एक उन्होंने जो है असहयोग की बात कही। What was असहयोग there? असहयोग किस तरह से कहा गया? असहयोग के मामले में कहा गया कि जो भी शांतिपूर्ण ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। किसी को ऐसा है क्लियर नहीं हो रहा है? ऐसा न हो कि हम भाषण देते रहे कुछ फर्क ही न पड़े। बोलिए, एनीवन हियर हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? एनीवन हियर हु इज नॉट टू अंडरस्टैंड? तो जो नागपुर कांग्रेस था, उस नागपुर कांग्रेस में जो कहा गया रिवोल्यूशनरी चेंजेस वेर ब्रॉड अबाउट इन द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज टॉक्ड आउट। तो जो अगर हम कांग्रेस को देखें, उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से, तो पहली बात क्या हो गई कि उन्होंने रिप्लेस किया स्वराज को। द फर्स्ट
self government within British Empire. The self government within British Empire was replaced by the Swaraj. Second revolutionary changes was brought. A constructive program was chalked out. तो उन्होंने बोला औचित्यपूर्ण तरीके से कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो उन्होंने, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो उन्होंने कहा है कि संवैधानिक साधनों के स्थान पर ऐसे सभी शांतिपूर्ण और औचित्यपूर्ण साधन जिनमें प्रतिरोध के राजनीतिक एवं नैतिक रूप हो और शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसमें गुंजाइश कर दी कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में उभरने लगा। जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो तैयार किए कार्यक्रम थे, उसमें 3 चीजें और जोड़ दी गई। क्या क्या जोड़ी गई? स्वदेशी, अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जो नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन था, उस नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। तो जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का प्रस्ताव था, उसमें 3 चीज जोड़ी गई। स्वदेशी, जिसमें आप अपना हथकरघा बनाएंगे, अनटचेबिलिटी को खत्म करेंगे हम, एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन पे सवाल अभी तक आए नहीं है, इसके आने की बहुत संभावनाएं हैं और यह जनरली क्लियर हो नहीं पाता है कि नागपुर कलकत्ता अधिवेशन क्या कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? So I'm again repeating for the sake of the English medium aspirants and for the appreciation for the others also. The Calcutta resolutions were ratified at the annual session of the Nagpur in December 1920. This session was a historic session. In this session, apart from ratifying the non-cooperation resolution, it has also taken certain important amendments. The 2 important amendments were taken place in Nagpur session. First, the goal of Indian National Congress, which in the existing constitution of the Congress was self-government with the British Empire, it was replaced. How replaced? With the word Swaraj. Second, the revolutionary changes brought about the Congress organization and the constructive program was chalked out. What was the constructive programs? These was include opening of the Congress membership to all adults, the formation of All India Congress Committee, AICC of 300 members, creating a hierarchy of district, taluka and village Congress committees, reorganization of provincial Congress committees on a linguistic basis, promotion of Swadeshi, इसमें विशेषकर था हैंड स्पिनिंग वीविंग, removal of untouchability and promotion of Hindu Muslim unity and use of Hindi as far as possible. The organizational structure was streamlined and democratized. क्लियर हो गया? जो तिलक ने कहा था कि कांग्रेस कार्यकारिणी बनाई जाए, वह नहीं बनाई गई थी, वह नागपुर सेशन में बना दी गई। सवाल लिखिए। एनी प्रॉब्लम? राइट अ क्वेश्चन। द कलकत्ता एंड नागपुर कांग्रेस सेशन, द कलकत्ता एंड नागपुर कांग्रेस सेशन वेयर ए डिवाइडिंग लाइन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कलकत्ता और नागपुर कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक विभाजक रेखा है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कांग्रेस संगठन को स्ट्रीमलाइन किया गया और इसका लोकतांत्रिकरण किया गया, डेमोक्रेटाइज किया गया।
सवाल नंबर 1, कलकत्ता और नागपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक डिवाइडिंग लाइन है। यह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक विभाजक रेखा है। सवाल नंबर 2, कलकत्ता और नागपुर कांग्रेस ने जिस आंदोलन की शुरुआत की, उस आंदोलन ने 1947 में भारत को आजादी दिलाई। सवाल नंबर 3, 1920 का असहयोग आंदोलन पहले के आंदोलनों की एक विकास यात्रा है। द मूवमेंट ऑफ 1920s is an extension of the earlier Congress movements. Please explain and define the similarities and differences. मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। यह जो 1918, 1920 है, जनरली लोगों को क्लियर नहीं होता है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप लोग पूछे, मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज आई थिंक इज इनफ फॉर द डे। क्या है, देखो, चाहे जितना कोशिश करो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। चाहे जितना कोशिश की जाए बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? अगर आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करो तो जो एक बहुत बड़ा पार्ट हम कंट्रोल करना चाहते हो, कंट्रोल हो नहीं पाता है। तो इसलिए अगर हम लोग थोड़ा से पीस मील में करने की कोशिश करते हैं तो शायद बेहतर हो पाता है। और यह जो अपना स्वतंत्रता संग्राम है वो लगता आसान है, इतना आसान वो है नहीं। इट लुक्स सिंपल, इट्स नॉट सिंपल। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। मैंने सोचा था आज शायद फ्रीडम स्ट्रगल फिनिश हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये चैप्टर इतने ज़्यादा इंटेंस हैं, इतने बड़े हैं कि ख़त्म करना आसान नहीं होता है, तो आज भी ख़त्म नहीं हो पाया। कल हम निश्चित रूप से इसको ख़त्म करेंगे। बिना आप आंसर लिखिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जरूर लिखिए। आप मुझको व्यक्तिगत रूप से भी आंसर भेज सकते हैं, हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जो 1920 का, जस्ट लिसन अगेन, इन्होंने जो डेमोक्रेसी की बात कही, कैसे कांग्रेस डेमोक्रेसी हुई। जस्ट लिसन अगेन द सेम पार्ट विच आई स्पोकन एट लेंथ इन द इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अगेन सी द केयरफुली कि जो 1920 में नागपुर सेशन था, यू सी द 4-5 पॉइंट्स इन द नागपुर सेशन। पॉइंट नंबर 1, नोट डाउन, opening of Congress membership to all adults. Just see how the Congress was democratized. First, opening for all adults. Got it? तो पहला महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो कांग्रेस थी, ओपनिंग ऑफ कांग्रेस मेंबरशिप टू ऑल एडल्ट्स। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। भाई, डेमोक्रेटाइजेशन होता क्या है मेरे को? लोकतंत्रीकरण होता क्या है? लोकतंत्रीकरण की परिभाषा क्या है? तो पहली बात क्या किया उन्होंने? सारे एडल्ट मेंबर के लिए कांग्रेस की मेंबरशिप खोल दी। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किया। तीसरा, क्रिएटिंग ऑफ हायरार्की डिस्ट्रिक्ट तालुका कांग्रेस कमेटी, क्रिएटिंग कांग्रेस कमेटी
इन डिस्ट्रिक्ट तालुका। पहला क्या है, ऑल एडल्ट मेंबर्स ने ओपन किया, फॉर्मेशन किया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। तीसरा क्या किया उन्होंने, जो डिस्ट्रिक्ट तालुका और विलेज पे कांग्रेस को बनाया। चौथा क्या किया उन्होंने, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक बेसिस, तालुका विलेज रीऑर्गेनाइजेशन और लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर। लिंग्विस्टिक क्या होता है, भाषाई, भाषाई आधार पर जो रीऑर्गेनाइजेशन किया उन्होंने, जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज का रीऑर्गेनाइजेशन किया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी। जो पांचवा क्या किया, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी। छठा, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, हिंदी, यूज ऑफ हिंदी एज फॉर एज पॉसिबल, इस प्रस्तावों के माध्यम से अगर आप देखें तो कांग्रेस में लोकतंत्रीकरण हुआ। इज क्लियर? बताइए। बताइए, अब क्लियर हो नहीं हो? क्लियर? किसका सवाल था ये? आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट एस्पायरेंट बनने की कोशिश करो। अगर आईएएस बनना है तो आपको स्मार्ट एस्पायरेंट बनना होगा। वही चीज मैंने पढ़ाई, आपसे नहीं समझ में आ रहा था कैसे कांग्रेस लोकतंत्र की ओर बढ़ी। अगर इतना आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आईएएस नहीं हो पाओगे। देखिए, आई एम वेरी फ्रैंक इन गिविंग माई ओपिनियन, वेरी फ्रैंक। अगर आपके बस का आईएएस नहीं है, बिल्कुल मत दो। यही चीज मैंने कही थी, आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि लोकतंत्र कैसे आ रहा है। यह आपको समझने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे लेक्चर की स्टाइल है आंसर फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। एवरी डे हाफ एन आवर से 45 मिनट मुझको लगते हैं अपने लेक्चर को स्ट्रक्चर करने में। मैं कितना भी पढ़ लूं, मुझको आधे घंटे 45 मिनट लगता है लेक्चर को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, ताकि यूपीएससी के आए हुए सवाल उसमें आ जाएं और जो सवाल यूपीएससी में आने लायक है वो भी उसमें आ जाएं। किसका सवाल है? क्या गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का समर्थन, किसका सवाल है ये? क्या सवाल है ये? थोड़ा आप लोग खुद पढ़ के आइए ना तो बेहतर होगा। क्या गांधी जी को खिलाफत आंदोलन को समर्थन उनके, एक तो क्या है ना कि आपको इस समय समाज में बहुत ज्यादा गांधी विरोध की बात चल रही है। आप लोग उस विरोध के मुद्रा से बाहर रहने की कोशिश करिए। गांधी विरोध ज्यादातर वो लोग करते हैं जिन्होंने गांधी को पढ़ा ही नहीं है, और खासकर यंग जनरेशन को गांधी बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए ज्यादातर जो मैं एस्पायरेंट देखता हूं, उनकी दृष्टि इतनी ज्यादा खराब है, कभी लगता है ये लोग अगर सिलेक्ट हो गए आईएएस हो जाएंगे, ये लोग करेंगे क्या? उसका रीजन क्या है? आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत कम है। एक पढ़ने की परंपरा अमूमन खत्म हो चुकी है। आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए।
अब जो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ये प्रयास सफल तभी होगा जब आप लोग खुद पढ़ेंगे, खुद मेहनत करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।